नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा गाबा का चैप्टर 8 संप्रभुता देखते हैं। संप्रभुता के विचार का विकास 16वीं शताब्दी में ज़िया बोंदा की पुस्तक द रिपब्लिक 1576 में जो आई। ज़िया बोंदा ने कहा कि सर्वोच्च शक्ति जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती, संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से बंधी नहीं होती, यानी कानून से ऊपर होती है। 17वीं शताब्दी में यूगो ग्रोसियस और टॉमस होब्स का जो योगदान है उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी में रूसो का योगदान और 19वीं शताब्दी ऑस्टिन की 1829 की जो पुस्तक है वह सबसे एक तरीके से सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जो एकलवादी कॉन्सेप्ट है मोनोइज्म की। हम आगे देखते हैं। मोनिस्टिक थियरी की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में मिलती है। मोनिस्टिक थियरी जो ये मानती है कि संप्रभुता है वह विभाजित नहीं की जा सकती और वह एक्सक्लूसिव रूप से स्टेट में निवास करती है और स्टेट किसी अन्य की आज्ञा मानने के लिए लायबल नहीं है। ऑस्टिन ने क्या किया? ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या करने के लिए पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ संप्रभु की इच्छा को व्यक्त करता है, ना कि किसी देवीय इच्छा को। अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब लोगों के लिए नियमों का पालन अनिवार्य होता है, यानी संप्रभु की इच्छा है और सभी लोगों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कह दीजिए या सुपरमेसी ऑफ लॉ कह दीजिए। उल्लंघन करने वालों को प्रभावशाली तरीके से दंड दिया जाता है। ये जो लॉ की कॉन्सेप्ट है ये आधार बनती है संप्रभुता की। ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत दिया, यानी सामाजिक संबंधों का नियमन करने वाले कानून का राज्य विधानमंडल द्वारा निरंतर संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कानून राज्य के द्वारा निर्मित हैं। नेचुरल लॉ प्राकृतिक विवेक के कानून का खंडन किया, यानी ये कहना कि राज्य की उत्पत्ति से पहले एक नेचुरल लॉ है, यानी जो नेचुरल लॉ नेचुरल रीजन में बिलीव करते हैं वो ये मानते हैं कि राज्य है उससे पहले ही कानून का अस्तित्व है, प्रकृति का अपना कानून है, तो इस वजह से वो राज्य को कानून के अधीन करते हैं, संप्रभु को कानून के अधीन करते हैं। तो उस झाड़ झंखाड़ को ऑस्टिन ने साफ कर दिया। ऑस्टिन ने कहा कि पॉजिटिव लॉ और ईश्वरीय कानून या किसी सामाजिक कानून में विरोध की स्थिति है तो पॉजिटिव लॉ को मान्य ठहराना चाहिए। पॉजिटिव लॉ की नींव पर प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया ऑस्टिन ने। यह कहा कि यदि कोई मानवीय सत्ता, यानी मानवीय सत्ता न कि ईश्वरीय सत्ता, यदि कोई मानवीय सत्ता अपनी जैसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने को अभ्यस्त न हो बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों तो वह मानवीय सत्ता प्रभु सत्ताधारी है और वह समाज स्वाधीन है। यानी सोवरेन क्या होता है और एक फ्री समाज की डेफिनेशन वह है जिसमें सोवरेन होता है। सोवरेनिटी की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी मानवीय सत्ता जो किसी अन्य का आदेश मानने के लिए लायबल नहीं है और उसका सारे आदेश लोग उसका मानते हैं। अगली जो बात ऑस्टिन ने कही कि प्रभुसत्ता वाले समाज को ही राजनीतिक और स्वाधीन समाज माना, यानी समाज बिना, कहने का मतलब सोवरेन होने से, अगर सोसाइटी है और उसमें कोई सत्ता सोवरेन है तो उससे बाकी लोग उसका कहना मान रहे हैं, बाकी लोग उसके आदेशों का अनुपालना कर रहे हैं, इससे वह समाज परतंत्र नहीं हो जाता बल्कि वह समाज स्वतंत्र समाज कहलाता है। यानी स्वतंत्र समाज का अनिवार्य लक्षण है सोवरेन की उपस्थिति। प्रभुसत्ता राज्य का बुनियादी और अनिवार्य लक्षण है। राज्य को कानून बनाने का अनन्य अधिकार है और नागरिकों से निष्ठा पाने का अधिकार है। ये जो विशेषता है कि राज्य को अनन्य अधिकार है और नागरिकों की निष्ठा पाने का भी अनन्य अधिकार है, यही मोनिस्टिक जो थियरी है वह है संप्रभुता की। यानी इसमें किसी का यह अविभाज्य है, कोई बांट नहीं सकता, यूनिवर्सल है, सब प्रकार के समाजों के लिए लागू होती है।
जबकि इसके विपरीत हम आगे पढ़ेंगे कि बहुलवादी दर्शन क्या मानता है। बहुलवादी ये मानते हैं कि यह अनिवार्य नहीं है, यानी प्रभुसत्ता कोई स्वतंत्र समाज की अनिवार्य विशेषता नहीं है, राज्य का बुनियादी लक्षण नहीं है, और सिर्फ राज्य का एक्सक्लूसिव हक है, ऐसा नहीं है। ये बिखरीव मानते हैं, यानी राज्य के अलावा अन्य जो समाज के अंग हैं, सांस्कृतिक संगठन है या अन्य प्रकार के धार्मिक संगठन है, वो सब भी व्यक्ति की निष्ठा पाने के अधिकारी हैं। अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग गुट हैं, ये व्यक्ति की जीवन की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये भी निष्ठा पाने के अधिकार हैं। राज्य का एक्सक्लूसिव, राज्य का अनन्य अधिकार नहीं है। तो प्रभुसत्ता की इस कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत, यानी जो ऑस्टिन ने जो सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत प्रभुसत्ता के जो लक्षण माने गए वो थे एब्सोल्यूटनेस, यानी राज्य पूर्ण रूप से, निरपेक्ष रूप से सोवरेन है, उसकी सोवरेनिटी किसी अन्य कारक पर निर्भर नहीं करती। यूनिवर्सलिटी, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर राज्य का अधिकार नहीं है, राज्य का सोवरेनिटी नहीं है, सभी चीज़ों पर है, सभी प्रकार के समाजों के लिए आवश्यक माना। इन एलियनिएबिलिटी, यानी इसे दूर नहीं किया जा सकता, एलियन नहीं किया जा सकता। परमानेंस, यानी स्थायी है, इसे ऐसा नहीं है कि एक बार निवास कर गया दोबारा उससे छीनी जा सकती है, फिर उसमें निवास कर सकती है, ऐसा नहीं है। इनविजिबिलिटी, अदृश्य है। प्रभुसत्ता के प्रकार, देखिए प्रभुसत्ता का जो विभाजन है वो कई आधारों पे होता है। जैसा हम हमेशा से देखते हैं कि कोई भी चीज़ के विभाजन अलग अलग आधार के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे प्रभुसत्ता का एक विभाजन है डी जूरे, विधि के अनुसार, डी फैक्टो, तथ्य के अनुसार। डी जूरे विधि के अनुसार, यानी कानून के अनुसार प्रभुसत्ता किस में निवास करती है, और डी फैक्टो यानी वास्तव में प्रभुसत्ता किस में निवास करती है, यह होता है डी फैक्टो, तथ्य अनुसार। दूसरा विभाजन है लीगल सोवरेनिटी, यानी विधि के अनुसार किस में निवास करती है। दूसरा है पॉलिटिकल या पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि डायसी ये कहते हैं कि विधिवेता, यानी जिसमें लीगली संप्रभुता निवास करती है, जिस प्रभु सत्ताधारी को मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा प्रभु सत्ताधारी छिपा रहता है, जिसके सामने कानूनी प्रभु सत्ताधारी को भी झुकना पड़ता है। यह पॉलिटिकल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे लोकतंत्र में हम देखें तो भले ही विधि के अनुसार किसी देश में मान लीजिए संसद सर्वोच्च है, लेकिन ये जो संसद है इसको अंतिम रूप से लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना है। तो विधि भले ही संसद को सोवरेन मानती है, लेकिन डायसी कहते हैं कि वास्तव में इस संसद की प्रभुसत्ता के पीछे कोई और शक्ति होती है, वह शक्ति पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहलाती है। और अगर यह जो पीछे की शक्ति है वह सर्वसाधारण में निहित है, उसे पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं। अगर यह पीपल है तो यह पॉपुलर सोवरेनिटी है, या अन्य कोई होती तो यह पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती। तो पॉलिटिकल और पॉपुलर सोवरेनिटी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लीगल सोवरेनिटी के पीछे, लीगल सोवरेनिटी जैसे विधि संसद को शक्ति देती है। अब यह संसद अगर किसी मान लीजिए चर्च के प्रति उत्तरदायी है, या चर्च के दबाव में काम करती है, या चर्च का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि यूँ कहें कि भले ही कानूनन संसद में सत्ता निवास हो, लेकिन चर्च जैसा चाहती है वैसा होता है, तो यह पॉलिटिकल सोवरेन हो गया। और यहाँ यह चर्च की बजाय अगर जनसाधारण हो तो यह पॉपुलर सोवरेनिटी कहलाएगी। लोकप्रिय संप्रभुता का विकास, यानी ऐतिहासिक रूप से कैसे इसका विकास हुआ। सिसरो ने प्रथम ईसा पूर्व यानी फर्स्ट BC में प्राकृतिक कानून और मानवीय समानता के जो स्टोइक दर्शन था उससे प्रभावित होकर यह मान्यता रखी कि राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत अंततोगत्वा संपूर्ण राज्य की जनता में ढूंढा जा सकता है। देखिए ये सिसरो की जो बात है, इस बात में निहित है कि वो अंतिम रूप से सत्ता का स्रोत राज्य की जनता को मान रहे हैं। परंतु जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का शक्ति का विस्तार हुआ तो इस विचार के विरुद्ध जो विचार था कि सम्राट की इच्छा ही कानून है, यह मान्यता पाता गया। यानी सिसरो का विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा
लोकप्रिय नहीं हो पाया। और मध्यकाल में हम देखते हैं कि पोप या ईश्वर ही सत्ता का स्रोत है। तो इस विचार को, मध्यकाल के इस विचार को किसने चुनौती दी? पेदुआ ने। पेदुआ ने कहा कि पोप को राज्य के अधीन होना चाहिए, लोकप्रिय संप्रभुता को जीवन दिया। यानी एक तरीके से सिसरो का जो विचार था वो कहाँ ऑक्सीजन पाता है? पेदुआ के आइडियाज़ में। उसके बाद में हम आल्यूजियस तथा रूसो के विचार में पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति रूसो के विचार में मिलती है। यानी रूसो पॉपुलर सोवरेनिटी के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं, यूँ कह सकते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान में या कोई भी विचार हम देखते हैं तो एक होता है प्रवर्तक यानी आरंभ करने वाला, और समर्थक या और उसका यूँ कहें कि जिन्होंने उन विचारों को आगे बढ़ाया वो होते हैं। तो सामान्यतः हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूसो हैं वो लोकप्रिय संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। ऐसा नहीं है, रूसो से पहले भी लोकप्रिय संप्रभुता के बीज मिलते हैं, जैसे सिसरो में है, पेदुआ हैं, लेकिन रूसो इसके सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं, या यूं कहें उनके विचारों में सबसे स्पष्ट परिलक्षित रूप से सर्वोच्च अभिव्यक्ति यह विचार पाता है। रूसो का विचार जनरल विल इज ए सम ऑफ रियल विल। देखिए, हम जानते हैं रियल विल, एक्चुअल विल दो रूसो ने मानी थी, और जो जनरल विल है वो रियल विल का सम है। यानी ये इंग्लिश में याद कीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जनरल विल प्रभुसत्ता का अधिकार पक्ष है और पब्लिक वेलफेयर कर्तव्य पक्ष है। यानी प्रभुसत्ता के दो आधार माने, जनरल विल और पब्लिक वेलफेयर, दोनों का समन्वय लोकतंत्र की आधारशिला है। क्वेश्चन आ जाए कि रूसो ने प्रभुसत्ता के दो कौन से आधार माने? संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा क्या है? देखिए, संप्रभुता की हमने एकलवादी अवधारणा देखी थी। एकलवादी अवधारणा ये मानती है कि राज्य का अनन्य अधिकार है, उसे बांटा नहीं जा सकता, किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, राज्य से दूर नहीं की जा सकती। वहीं बहुलवादी ये मानते हैं कि कोई भी संस्था अनन्य निष्ठा की मांग नहीं कर सकती। यानी राज्य ये कहें कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राज्य के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है। राज्य को आवश्यक मानते हैं लेकिन संप्रभुता को अनिवार्य नहीं मानते। यानी राज्य अन्य ऑर्गेनाइजेशन, अन्य समूहों की भांति एक समूह है, लेकिन यही अपने आप में सर्वोच्च या एकाधिकारवादी नहीं है। संप्रभुता बिखरी होती है समूह में। राज्य के अलावा और भी अलग अलग समूह आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए संप्रभुता का जो हक है वो सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी जो समुदाय हैं, संगठन हैं, उनमें संप्रभुता का निवास होता है। अब दो विचारक हैं, उनके लगभग एक जैसी डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण है। ह्यूगो क्रेब ने कहा कि प्रभुसत्ता की धारणा को पॉलिटिकल थियरी से निकाल देना चाहिए, और लास्की ने कहा कि इसे स्थायी रूप से निकाल देने से राजनीति विज्ञान का भला होगा। देखिए, एकदम नज़दीक की सी बातें हैं, लेकिन इस प्रकार की बातों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो बहुलवादी विचारक हैं वो ये हैं लियोडुगी, ह्यूगो क्रेब, लास्की, बार्कर, लिंडसे, मैकाइवर, गियार्क और मैटलैंड। डुगी का जो फ्रांसिस थे, उनका विचार था राज्य का व्यक्तित्व है वो कोरी कल्पना है, राज्य स्वयं कानून की सीमाओं से बंधा है, अतः प्रभु सत्ताधारी नहीं है। बहुलवादी राज्य को प्रभु सत्ताधारी नहीं मानते, यानी राज्य के अस्तित्व को मानते हैं लेकिन राज्य प्रभु सत्ताधारी है, यह बात बहुलवादी नहीं मानते। कानून का आधार है वो सोशल सॉलिडेरिटी है, वह सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि मोनोइस्ट क्या मानते हैं? कानून राज्य की इच्छा है। कानून का श्रेय राज्य को नहीं है, राज्य की उत्पत्ति से पहले भी कानून विद्यमान था। राज्य को तो कानून का पालन करना चाहिए, यानी राज्य कानून के नीचे है। बहुलवादी ये मानते हैं कि राज्य कानून के नीचे है। राज्य के कर्तव्य पर बल दिया, न कि अधिकार पर। राज्य का बुनियादी लक्षण पब्लिक सर्विस है, ना कि प्रभुसत्ता। क्षेत्रीय केंद्रीकरण तथा व्यावसायिक संघ व्यवस्था का समर्थन किया, और इसका ध्येय है प्रशासनिक कार्रवाई को न्यायिक सीमाओं में बांधना। यानी जो डुगी है
वो प्रशासनिक सीमाओं को, कार्रवाई को न्यायिक सीमाओं में बांधना चाहते हैं। हेराल्ड जेलास्की की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनमें ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स सब जानते हैं, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स भी है, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, द स्टेट एंड थियरी इन प्रैक्टिस है, अथॉरिटी, देखिए अथॉरिटी, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। लास्की ने जो मोनोइस्ट विचार था उसकी आलोचना की। लास्की रीति रिवाज का सम्मान करने, लास्की ने कहा कि जो राज्य है वह रीति रिवाज का सम्मान करने को बाध्य है तो वह सर्वोपरि कहाँ है, यानी राज्य सर्वोपरि नहीं है क्योंकि वह रीति रिवाज का सम्मान करता है। मानवता के प्रति उत्तरदायी है, यानी पूर्ण प्रभुसत्ता का सिद्धांत मानवता के हितों के साथ नहीं निभ सकता। जैसे ये कह देना कि राज्य किसी के अधीन नहीं है तो वह मानवता के भी ऊपर हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है ये, क्योंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। देखिए ये लास्की की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है कि किसने कहा कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है तो सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। लास्की ने राज्य और सरकार में अंतर किया तथा शक्ति का लोकतंत्रीकरण का समर्थन किया। यूगो क्रैब, बार्कर, मैकाइवर इन्हीं मूल मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, कुछ भी नया नहीं है इनमें। गियार्क और मैटलैंड का समूहों का रियल पर्सनैलिटी का सिद्धांत, देखिए ये महत्वपूर्ण है कि किसने समूहों का यानी ग्रुप का रियल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनके अनुसार समूहों का अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं जाता बल्कि वो पहले से विद्यमान है। रियल पर्सनैलिटी यानी उनका जो ओरिजिन है या जो एग्जिस्टेंस है उसका क्रेडिट है वो स्टेट को नहीं जाता, वो स्टेट से पहले ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनकी पर्सनैलिटी है वो स्टेट पर डिपेंड नहीं करती। लिंडसे और मैकाइवर ने तो यहाँ तक स्वीकार किया कि समाज के कई साहचर्य या राज्य से भी ज़्यादा गहरी निष्ठा के पात्र होते हैं, यानी बहुलवादी न केवल राज्य के अनन्य अधिकार पर अटैक करते हैं बल्कि राज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कई साहचर्यों को। लास्की ने इस प्रतिरूप का इस्तेमाल आर्थिक संकेंद्रण को रोकने के लिए भी किया। तो ये था संप्रभुता का एकलवादी और बहुलवादी विचार। थैंक यू सो मच।